Let's start with today's themes analysis. आज का सबसे पहला टॉपिक है यूएस ट्रेड बॉडी मूव्स कोर्ट ओवर द ट्रम्प्स H-1B फी हाइक. H-1B वीज़ा क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दैट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर्स टू टेम्परली एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी. तो कोर इशू क्या है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक लॉ सूट है, उसने एक लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. किस लिए फाइल किया है? कि जो हाइक आया है $1 लाख का इन द H-1B वीज़ा एप्लीकेशंस, उसके ऊपर ये लॉ सूट फाइल किया गया है और इसे बोला गया है कि ये अनलॉफुल है. और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिस विल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयर्स टू एंड दिस करंट फी ऑल्सो ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा इंडिया या इकनॉमी पे? तो H-1B प्रोग्राम जो है दिस इज़ क्रूशल फॉर द इंडियन IT सेक्टर एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स acting as a major channel for Indian talent to work in the US. A high fee that could curb the employment of H-1B workers. Potentially, this will impact the revenue and operations of the Indian IT companies and skilled Indian workers. So ये आर्टिकल जो है बताता है कि उसमें से बहुत से ऐसे H-1B वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी ही $1 लाख है, $1 लाख है या उससे भी कम है पर ईयर की सैलरी. सो ये सजेस्ट करता है कि द फी डिस अप्रोप्रिएट लिटिगेशन बेसिकली ये कह रहा है कि बहुत से जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सैलरी ही इट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अराउंड ईदर अप्रॉक्सीमेट अराउंड $1 लाख और लेस देन दैट पर ईयर. तो ये सजेस्ट करता है कि जो फ़ी है दैट इज़ डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टिंग those who are earning less. So the litigation argues that excessive could hinder US businesses, including startups and mid-sized firms from accessing the global talent necessary for the growth. So अगर हम UPSC में probable questions की बात करें, so definitely this is a means oriented topic. तो उस हिसाब से ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है. डिस्कस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द H-1B वीज़ा एप्लीकेशन फी हाइक ऑन द इंडियन IT इंडस्ट्री एंड द मूवमेंट ऑफ द स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स टू द US. Critically analyze the arguments for and against such a fee hike. Now this is just a practice question. Approx आप लिमिट रख सकते हो वर्ड्स की 250 वर्ड्स की. दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटर ग्लोबल गवर्नेंस लेड बाय चाइना एंड इंडिया. अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द क्रूशियल एंड इवॉल्विंग रोल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना इन बेटर ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलैटरलिज्म. दिस टॉपिक इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज और उसमें भी GS पेपर 2 आता है आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है. सो अगर कोर थीम एंड कंटेक्स्ट की बात करें तो दिस आर्टिकल इज़ रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड कॉल्स फॉर द रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर which is challenged by unilateralism, protectionism, and a shift in power dynamics from the west to east. So, key idea क्या है इसका? China and India, representing over 2.8 billion people, have shared responsibility to steer global governance and ensure multilateralism that prevails. They are seen as partners, not rivals, in the global context, despite bilateral differences. Support for multilateralism is one of its aspects, that both the countries are staunch proponents of multilateralism and oppose unilateralism and hegemonism, advocating for multipolar world order. Reform of global institutions, they seek to reform the existing international system and institutions like UN, WTO, IMF to make them more representative of emerging economies and the global south. What is the shared principle by both of them? That both adhere to basic norms of international law, including mutual respect for sovereignty, equality, and non-interference in the international affairs. Platform collaboration की अगर बात की जाए, so they collaborate extensively in key multilateral platforms to advance their common interest. किन एरियाज़ में या किन कोलैबोरेशंस में इनका कॉमन इंटरेस्ट है? ब्रिक्स में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है एंड G20 में है ऑन द इशूज़ लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग. Potential partners in tackling global challenges like climate change, terrorism, and post-COVID-19 recovery.
सो इनमें कहीं ना कहीं इनका एक कॉमन आउटलुक है इंडिया एंड चाइना का. वॉट आर द डाइवर्जेंस एंड चैलेंजेस? बायलैटरल टेंशंस हैं, LAC के अक्रॉस जो भी अनसेटल्ड बॉर्डर इशूज़ हैं एंड ट्रेड इम्बैलेंसेज भी हैं that often strain the relationship, leading to a spillover into multilateral forums. Also, there is a competition in global south where both the countries compete for leadership influence among the developing nations. Differing vision of order, while both want reform, their final vision for their global order may differ. उसके अलावा UNSC परमानेंट मेंबरशिप के बारे में भी बात की जा रही है, वेयर चाइना इज़ कंटिन्यूइंग blocking of India's bid for permanent membership in the UN Security Council. This remains a major point of strategic divergence. So the relationship must be guided by three mutuals, that is the mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. Probable questions की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया चाइना relations are marked by a complex interplay of competition and cooperation, particularly in the realm of global governance. Examine the statement with reference to their role in major multilateral groupings like BRICS and G20. Write it in 250 words. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर अफगानिस्तान आफ्टर न्यू दिल्लीज विजिट. ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड तालिबान, फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड रीजनल स्टेबिलिटी. सो दिस इज़ रेलिवेंट फॉर UPSC इंटरनेशनल रिलेशंस GS पेपर 2, क्योंकि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जो टॉपिक है और उनकी जो पॉलिसीज़ इफेक्ट करती है उनके ऊपर है ये टॉपिक. सो अगर हम बात करें तो बायलैटरल स्ट्रेन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर एंड टेररिज्म, द कोर इशू रिमेन्स Pakistan's cross-border terrorism, particularly concerning the Jammu and Kashmir region. Territorial stance भी है, क्यों मतलब this is one of the major core issue. India asserts that Jammu and Kashmir is an integral part of India and Pakistan must vacate the territory it illegally occupies. So India refuses to allow its territory to be offered on the international table. Focus on development. India's priorities are socio-economic development and stability in Jammu and Kashmir. पाकिस्तान तालिबान नेक्सस के हिसाब से भी आर्टिकल लिखा गया है, वेयर इट डिस्कसेस दैट पाकिस्तान हैज़ मेंटेन क्लोज एंगेजमेंट विद द तालिबान, होपिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अफगान टेरिटरी अगेंस्ट पाकिस्तान. बट रिपोर्ट्स जो हैं वो इंडिकेट करती हैं दैट तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, दैट इज़ TTP, continues to receive support from the elements in Afghanistan, straining Pakistan-Taliban relations. So the TTP are native to Afghanistan and are not entirely controlled by the Afghan Taliban leadership, causing internal friction. India insists that Afghan soil must not be used to export terrorism to India or any other country. ग्लोबल एंड रीजनल गोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो US sanctions on the Taliban are hindering humanitarian aid and development, which is detrimental to regional stability. The goal is a stable and prosperous Pakistan that can focus on its development and serve as a reliable partner, requiring Pakistan to address its domestic financial, political, and governance flaws. The Taliban's restrictions on women's education and work are unacceptable and a major impediment to Afghanistan's future. Next topic है आपका violent aggression. Trump administration's intervention in the Venezuela is built on false pretext. So for the first article criticizes the Trump administration's action towards the Venezuela, Nicolas Maduro labeling them as violent aggression built on false pretexts and part of a historical pattern of US intervention in Latin America, example Cuba, Nicaragua and Chile. So it notes Venezuela's strong ties with Russia and China and its vast oil or gas reserves, suggesting geopolitical challenge. Not democracy derives the policy, international law is urged to resist this intervention. H1B वीज़ा फ़ी हाइक के बारे में भी बात की गई है, where the second article details a lawsuit by the US Chamber. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. देन प्रॉबेबल क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट examine the historical and geopolitical factors influencing US interventionist policy in Latin America, citing the recent case of Venezuela. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर IMEC.
Egyptian Finance Minister. So, the India Middle East Europe Economic Corridor, that is IMEC, unveiled at the G20 aims to boost trade and connectivity. Egypt's foreign minister stated that IMEC cannot proceed without some progress on Palestinian question, arguing that the Gaza war situation is counterproductive productive to the regional stability. This highlights the reality that major economic connectivity projects are inextricably linked to regional security and the Israel Palestine conflict. अब हम अगर probable questions की बात करें तो मेजर पहला ऐसे आ सकता है that major connectivity initiatives like IMEC are hostages to the geopolitical instability of the Middle East. Critically examine the statement in the context of Israel-Palestine issue and its impact on India's strategic vision. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोटा वायरस इफेक्टिव अगेंस्ट द गैस्ट्रोइंटेराइटिस इन चिल्ड्रन स्टडी. अब यूपीएससी नोट्स के बारे में अगर हम बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी तो रोटा वायरस बेसिकली एक मेजर कॉज ऑफ सिवियर गैस्ट्रोइंटेराइटिस है दैट इज डायरिया एंड डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ग्लोबली accounting for a significant burden in India. India's intervention. India introduced its indigenous oral rotavirus vaccine, that is the Rotavac, into the Universal Immunization Program in 2016. It is administered free to all eligible children at 6, 10, and 14 weeks. So, what are the study findings? That a recent multi-center observational study published in the Nature Medicine confirmed it. That the routine effectiveness of the indigenous vaccine was 54% against the severe rotavirus gastroenteritis, similar to its efficacy in phase 3 trials. So, effectiveness was sustained during the first 2 years of life when the disease burden is highest. So, the proportion of pediatric rotavirus hospitalization declined substantially post introduction. Significance क्या है इसका? This provides strong real world evidence for vaccines success, affirming India's commitment to public health, self reliance in vaccine development, and achieving the goal of reducing the child mortality. Now, mains oriented questions की अगर हम बात करें तो discuss the challenges in achieving complete immunization coverage under the Universal Immunization Program in India. How do indigenous vaccine development and real world efficacy studies such as the rotavirus vaccine contribute to strengthening the UIP? सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अच्छा, बायोलॉजिकली अगर देखें तो रोटा वायरस के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा इन प्रीलिम्स एस्पेक्ट, और इसकी जो वैक्सीन हुई है रोटा वैक करके उसके बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर इंडिया ए जेनेटिक AI इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल liability for India, where digital public infrastructure and AI driven innovation are becoming central to economic growth. Agentic AI is a massive opportunity as well as potential liability, said Saugat Sindhu, global head of the advisory services. So the future of AI in India would be defined by the intelligence of its system. ये जो एजेनेटिक AI है इसके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, साइंस एंड टेक के टर्म्स में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. So this is the last topic of the day. Venezuela mobilizes troops amid US build-up strikes in Caribbean. Now geographically you need to know the location of Caribbean on map, और उसके आसपास के जो भी एरियाज़ हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, ओशन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. So Venezuela deployed thousands of troops to its western border near the Colombia, following US sending military vessels to the Caribbean. This action is in response to the US deployment of around 17,000 troops and its commencement of a series of deadly naval strikes on the boats as a part of an elite anti-drug trafficking operations. Venezuela's President Nicolas Maduro accused the US of a political move against his regime, claiming the strikes that are illegal. The US buildup is sparking significant escalations in the tensions. So this was the gist of this topic. That's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.